हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयंत और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। ठीक है, मध्यकाल में भारत। तो मेरे साथ है मेरा दो स्टूडेंट ब्यूटी और विमान। तो आज ब्यूटी आपके सामने रीडिंग करेगी और मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ो जोर से। ऐतिहासिक स्रोत। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से दो स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। दक्षिण के राजाओं के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदों एवं मकबरे बनवाए। ये भवन उस काल के भवन निर्माण की तकनीक एवं कला को स्पष्ट करते हैं। इनमें से अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद है। इस कालविधि में कई शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए। ये सिक्के सोना, चांदी या कांसे के थे, जिससे उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सिक्कों में शासक राज्य का अपना नाम उत्कीर्ण करवाते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? बेसिकली पुरातात्विक स्रोत वही है जिसमें सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, सिक्के, उसके मकबरे, ये सब आता है। मान के चलो, अगर हमें पता करना है कि ये जो हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो ये कैसा था, इसका क्षेत्र कैसा था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगर इसके हिस्ट्री जानना होगा तो हमें इसका मकबरे को देखना होगा या हमारे इसके पुराने हवेली सब को देखना होगा। ये सब देख के हम यहाँ के क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ही रिच कल्चर होते हैं, वहाँ के मकबरे, उसके भवन, उसके मंदिर वगैरह बहुत स्पेशल होते हैं। राजा लोग क्या करते थे, वो लोग बेसिकली जो उन लोग के सिक्के होते थे, उस सिक्के में खुद का नाम उत्कीर्ण कर देते थे, मतलब खुद के नाम लिख देते थे या उस राज्य का नाम लिख देते थे। ऐसा वो लोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्यिक स्रोत। मध्यकाल में कागज सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो गया था। अंत इसका उपयोग धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकों, यात्रियों के वृत्तांत, अदालती दस्तावेजों, संतों के उपदेशों आदि के लिखने में होने लगा था। छापाखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। इतिहासकार इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों में से विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अभिलेखागार, जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है। छापे खाने अभाव के पांडुलिपियों की प्रकृति लिपिक या नकलवीस हाथ में बनाते थे। नकलवीस हाथ में बनाते थे, हाथ से बनाते थे। तबकात। सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वर्ग के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती है। कागज का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था। 8वीं 7वीं में यह ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुंचा। वहां से 11वीं 7वीं में यह ज्ञान यूरोप गया, जिसके बाद कई सुधार किए गए। ऐसे करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेर बदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। अलग अलग समय में लिखे गए वृत्तांतों में भी अंतर देखने को मिलता है।
14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 और 1356 और 1358 में 2 वृत्तांत लिखे। 58 2 वृत्तांत लिखे। दोनों में अंतर है। 1971 तक बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जानकारी ही नहीं थी। वहाँ यह किसी पुस्तकालय में दबा पड़ा था जो बाद में मिला। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी अल-बेरूनी, हसन, निजामी, मलिक इसामी, मिनहाज उस सिराज जैसे इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलती है। इससे अल-बेरूनी की तहकीक हिंद, सिराज तबक़त नासिरी व हसन निजामी की ताज उल मासीर। अल-बेरूनी एक सेकंड अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग मोटी तौर पे एक ही चीज़ समझेंगे कि आगे क्या होते थे। आगे मतलब मध्यकाल में क्या हो गया, मतलब कागज़ का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, छापाखाने आ गए और कुछ मतलब छापाखाने आ गए। और कभी थोड़ा सा मध्यकाल जब पहले शुरुआत था तो कभी कभी छापाखाने थे भी नहीं। तो सबसे पहले चीन में हम लोग का कागज़ आविष्कार हुआ, ये तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि इस तरह से क्या हो रहा है। अब आगे के समय में क्या होता था कि देखो जो पांडुलिपि क्या होता था, कभी कभार ताड़पत्र या कुछ ऐसे पेड़ होता था, उस पेड़ का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, इस किताब में दिया हुआ है। उस किताब के मतलब पेड़ के छाल से लिखा जाता था। तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता था तो उसको पानी से या किसी चीज़ से मिटाया जाता था, फिर उसमें लिखा जाता था। तो क्या हो रहा था कि फिर जब ये दौर जब पार हो गया, फिर धीरे धीरे जब पेपर आने लगा, कागज़ आने लगा, तो क्या छापाखाने तो नहीं था। मतलब आजकल जो जैसे प्रिंट हाउस वगैरह है, मीडिया हाउस जितना भी है, आपको जितना भी पेज चाहिए तुरंत निकल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था। तो उस दौरान क्या किया जाता था, समझने की बात है। क्या किया जाता था कि वहाँ पर नकल विष होते थे। नकल विष क्या करते थे, मतलब मान के चलो मेरा नाम जयंत हुआ, मेरे साथ जो विमान है ब्यूटी है, तो मैं अगर राइटर हूँ, मैंने कुछ लिखा है, तो नकल विष क्या करते थे, उसी चीज़ को कॉपी करते थे, कॉपी करके लिखते थे, ठीक है। अब नकल विष क्या होता था, हो सकता था कि उसको कुछ चीज़ को अच्छा नहीं लगा, उसको गुस्सा लग गया, तो वो चाहता था तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। अब मान के चलो 500 पेज की किताब को कोई पढ़ के नहीं देखेगा लाइन टू लाइन, तो हो सकता है, या मान के चलो 200 पेज का हो, 100 पेज का, तो कुछ भी चेंज किया जा सकता है। नकल विष के हाथ में बहुत कुछ रहता था। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये सिस्टम हो रहा है जिसके कारण क्या कुछ ना कुछ चेंजेस मिल जाते थे, ठीक है। ये एक सिस्टम था। तो इसके अलावा भी देखो बहुत सारे ऐसे किताब है, जैसे तहकीक हिंद, हाँ, इस तरह से बहुत सारी किताब उस दौर में लिखा गया था, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तब ये सब सारा चीज़ इसका डिस्कशन करेंगे। आप देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अल-बेरूनी के बारे में। अल-बेरूनी इतिहासकार अल-बेरूनी को खगोल, भूगोल, दर्शन सहित कई विधाओं में महारत हासिल थी। उसकी पुस्तक तहकीक हिंद मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। मध्य एशिया में जन्मे अल-बेरूनी कई वर्ष तक भारत में रहकर भारतीय साहित्य का अध्ययन किया। उसे पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान माना जाता है। अपनी पुस्तक में उसने कई बार भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। उसने उस समय भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा के योग का भी वर्णन किया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखे गए चचनामा से अरबों के सिंह विजय की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो मध्यकाल के एक महान विद्वान एवं कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा नामक गांव में 1253 में हुआ था। सुल्तान बलबन के समय में शासक के संपर्क में आए उन्होंने 8 सुल्तानों का शासक देखा। वे प्रथम भारतीय लेखक थे जिसने अपने लेखक में हिंदी के शब्द और मुहावरे का पर्याप्त प्रयोग किया। वे मूलतः इतिहासकार
नहीं थे, परंतु उनके द्वारा रचित मसनबी और दीवान तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदी और फारसी के एक साथ लिखा। उन्होंने खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई रंगों को जन्म दिया। खुसरो ने भारत के विषय में फारसी में लिखा, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, अर्थात अगर धरती पर कई स्वर्ग है तो यही है। मध्यकाल में झारखंड दिल्ली या बाहरी सल्तनत में सीधे कब्जे मुक्त था। छोटा नागपुर स्थल परगना से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का पहला प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। झारखंड यानी वन प्रदेश। मध्यकाल के प्रारंभ में झारखंड में कई छोटे छोटे शासकों का शासन था, जिसमें पलामू के रिक्सेल, कोकरा के नाबंसी और सिंहभूम के शिववंश आदि प्रमुख थे। इस समय तक झारखंड के शासकों को ज़्यादा बाहरी हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा। 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तर पूर्व झारखंड में होकर गुजरी। मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा खास और तौर पर दर्ज है कि झारखंड में हीरे एवं सोना पाए जाते थे और यह सफ़ेद हाथियों में प्रसिद्ध था। जो बंगाल पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बना तो झारखंड बंगाल में अधीन रहा। तो बस इतना सही है। आज इसका थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बस इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाएंगे और उसी में हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे। तब तक के लिए बाय।